मेरी बात सुनिए, हमारे पैरों के नीचे मौत है। क्या बकवास कर रहा है, पागल है क्या? भाग यहाँ से। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ। मैं ए लड़के, दिमाग खराब है क्या तेरा? जा यहाँ से। हमारा रडार सिस्टम चालू है, हर जगह सेंसर लगे हैं, पत्ता भी हिलता है तो हमें पता। साहब, आप तो बड़े अफसर हो, आप मेरी बात मान लो, मैं झूठ नहीं बोलता। वहाँ घास सूख गई है, नीचे मशीनें चल रही हैं। बेटा अब घर जाओ, रात हो रही है। ये बड़ों का काम है, फौज का काम है। जंग की बातें तुम बच्चे नहीं समझोगे। चलो जाओ अपनी माँ के पास। वो मेरी बात नहीं सुन रहे, क्योंकि मैं गंदा हूँ, क्योंकि मैं गरीब हूँ। सरहद पर खामोशी थी, मगर यह वो खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। भारत की सीमा पर तैनात एक आर्मी पोस्ट पर 50 जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। कुछ सो रहे थे तो कुछ अंधेरे में आंखें गड़ाए पहरा दे रहे थे। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मौत उनके सामने से नहीं, बल्कि उनके पैरों के नीचे से आ रही है। जमीन के 20 फीट नीचे मौत का रास्ता बनाया जा रहा था। दुश्मन देश के 100 से ज्यादा कमांडो एक सुरंग के जरिए भारतीय सीमा में घुसने के लिए तैयार थे। उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे और एक ही मकसद था, पूरी पोस्ट को उड़ा देना और सोते हुए जवानों को खत्म करना। लेकिन उन हथियारों और टेक्नोलॉजी के बीच एक चीज थी जिसका अंदाजा दुश्मन को भी नहीं था। एक 14 साल का गरीब बकरी चराने वाला लड़का जिसका नाम विक्रम था। उसके पास कोई रडार नहीं था, कोई बंदूक नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक पुरानी लाठी थी और अपने दादाजी की दी हुई सीख। क्या एक मामूली चरवाहा पूरी बटालियन को बचा पाएगा, या फिर वह रात भारतीय सेना के लिए काली रात बन जाएगी? यह कहानी आपको बताएगी कि देशभक्ति वर्दी की मोहताज नहीं होती। अगर आपको अपनी सेना पर गर्व है तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए सरहद की उस खौफनाक रात का सच जानते हैं। कश्मीर की उन ऊंची पहाड़ियों पर शाम ढल रही थी। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और अंधेरा चीते की रफ्तार से घाटियों में फैल रहा था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि अगर पानी बाहर रह जाए तो वह पत्थर बन जाए। यह इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के बिल्कुल करीब था। यहाँ की हवा में भी बारूद की गंध और तनाव हमेशा महसूस होता था। गांव वाले सूरज ढलने से पहले अपने घरों में कैद हो जाते थे, क्योंकि रात को यहाँ सिर्फ गोलियों की आवाज गूंजती थी। लेकिन उस दिन 14 साल का विक्रम अपनी बकरियों को लेकर घर लौटने में लेट हो गया था। विक्रम बहुत गरीब था, उसके पिता नहीं थे और माँ अक्सर बीमार रहती थी। उसका पूरा घर उन 4 बकरियों के दूध और ऊन पर चलता था। विक्रम अपनी बकरियों को अपनी जान से ज्यादा चाहता था। जब वह उन्हें हाँकते हुए कंटीली तारों के पास वाले रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। उस इलाके में पिछले 2 दिनों से हल्की बारिश हुई थी, इसलिए पूरी जमीन हरी भरी थी। हर तरफ गीली मिट्टी की खुशबू थी और घास ओस से भीगी हुई थी। लेकिन एक खास जगह पर लगभग 10 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी पट्टी में घास बिल्कुल सूखी और पीली पड़ गई थी, जैसे वहां की जमीन मर चुकी हो। बाकी पूरी पहाड़ी हरी थी, सिर्फ वह एक लकीर सूखी थी। कोई आम इंसान होता तो इसे नजरअंदाज कर देता, सोचता कि शायद धूप ज्यादा लगी होगी। लेकिन विक्रम साधारण लड़का नहीं था। उसके दिमाग में अचानक उसके दादाजी की आवाज गूंज उठी। उसके दादाजी जो कभी फौजियों के लिए गाइड का काम करते थे, उन्होंने मरते वक्त विक्रम को एक बात बताई थी, बेटा जमीन कभी झूठ नहीं बोलती। अगर ऊपर की घास बिना वजह सूखने लगे और पीली पड़ जाए तो समझ लेना कि नीचे की मिट्टी खोखली है, जड़ों को मिट्टी नहीं मिल रही है, नीचे कुछ तो गड़बड़ है। विक्रम वहीं रुक गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी बकरियों को वहीं छोड़ा और दबे पांव उस सूखी घास के पास गया। उसने अपने घुटने मोड़े और हाथ से जमीन को छूकर देखा। बाकी जमीन बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन घास की वह सूखी पट्टी हल्की गर्म थी। विक्रम समझ गया कि यह कोई कुदरती घटना नहीं है, जमीन के नीचे कुछ तो है, कुछ ऐसा जो गर्मी पैदा कर रहा है और जिसने मिट्टी की नमी सोख ली है। उसने अपना कान जमीन पर लगा दिया। वह अपनी सांस रोककर सुनने लगा। पहले उसे सिर्फ हवा की साएं साएं सुनाई दी, लेकिन फिर उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, खुर्र खुर्र खुर्र, जैसे कोई बहुत गहराई में खुदाई कर रहा हो या लोहे से मिट्टी काट रहा हो। विक्रम का खून जम गया। यह आवाज चूहों की नहीं थी, यह आवाज मशीनों और इंसानों की थी। उसे लोहे के टकराने की धीमी आवाज भी सुनाई दी।
वह समझ गया कि दुश्मन जमीन के नीचे सुरंग बना रहा है और वह सुरंग सीधा भारतीय आर्मी पोस्ट के नीचे खुलने वाली है। शायद वे लोग बारूद बिछा रहे थे। अंधेरा गहरा हो रहा था। विक्रम जानता था कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो आज रात तबाही मच जाएगी। वह उठा और अपनी बकरियों को भगवान भरोसे छोड़कर आर्मी पोस्ट की तरफ भागा। वह पहाड़ी रास्तों पर हिरण की तरह दौड़ रहा था। उसके फटे हुए जूते पत्थरों पर फिसल रहे थे। उसके पैर छिल रहे थे, लेकिन उसे रुकने का होश नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही चित्र चल रहा था, हमारे सोते हुए सैनिक और नीचे बारूद बिछाते दुश्मन। विक्रम हांफता हुआ आर्मी पोस्ट के मुख्य गेट पर पहुंचा। उसकी सांस फूल रही थी और गला सूख चुका था। वहां संतरी ड्यूटी पर तैनात था, हाथ में राइफल और चेहरे पर सख्ती। संतरी को देखकर विक्रम को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने दूर से ही चिल्लाना शुरू कर दिया, साहब साहब दरवाजा खोलो, अनर्थ होने वाला है, दुश्मन आ रहा है। संतरी ने उसे रोका और कड़क आवाज में पूछा, कौन है तू? यहां क्या कर रहा है? भाग जा यहां से, यह कोई खेल की जगह नहीं है। विक्रम गेट की जाली पकड़कर रोने लगा। उसने अपनी सांसों को काबू करते हुए कहा, साहब मैं विक्रम हूं, पास वाले गांव से। नीचे उस पुरानी पहाड़ी के पास दुश्मन ने सुरंग बना ली है। मैंने आवाज सुनी है साहब, जमीन गर्म है वहां की, वे लोग आज रात हमला करेंगे। संतरी ने विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, बिखरे बाल और एक गंदा सा लड़का। संतरी को लगा कि यह बच्चा या तो पागल है या फिर खाने के लिए बहाने बना रहा है। अक्सर गांव के बच्चे खाने की लालच में पोस्ट के पास आ जाते थे। संतरी ने डांटते हुए कहा, ए लड़के, दिमाग खराब है क्या? हमारा रडार सिस्टम चालू है, हमारे पास सेंसर लगे हैं। अगर कोई सुरंग होती तो हमें पता चल जाता। तू हमें सिखाएगा? चल भाग यहां से, वरना डंडे पड़ेंगे। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि रडार जमीन के बहुत नीचे की हलचल को शायद नहीं पकड़ पा रहा था या दुश्मन बहुत शातिर था। विक्रम गिड़गिड़ाया, साहब मेरी बात मान लो, वहां घास सूख गई है, नीचे खुदाई चल रही है। प्लीज मेजर साहब को बुलाओ, एक बार चेक कर लो साहब। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे गोली मार देना। शोर सुनकर पोस्ट के अंदर से एक हवलदार बाहर आया। उसने पूछा, क्या तमाशा है? संतरी ने हंसते हुए कहा, सर यह पागल लड़का कह रहा है कि इसने सुरंग ढूंढी है जो हमारे लाखों के रडार को नहीं दिखी। हवलदार ने विक्रम को घूर कर देखा और बोला, बेटा घर जाओ, रात हो रही है, यह बड़ों का काम है, जंग की बातें तुम नहीं समझोगे, जाओ अपनी मां के पास। विक्रम को लगा कि उसका दिल टूट जाएगा। वह सच बोल रहा था, लेकिन उसकी गरीबी उसके सच पर भारी पड़ रही थी। उसे वहां से धक्के देकर भगा दिया गया। लोहे का गेट उसके मुंह पर बंद हो गया। विक्रम धीरे धीरे कदमों से वापस मुड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह चाहता तो अपने घर जाकर छुप सकता था, वह अपनी मां के पास जाकर सो सकता था, लेकिन उसे बार बार उन फौजी भाइयों का चेहरा याद आ रहा था जो अंदर बेफिक्र सो रहे थे। वह जानता था कि अगर वह घर चला गया तो सुबह तक ये सब जिंदा नहीं बचेंगे। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने एक फैसला किया, अगर फौज उसकी बात नहीं मान रही तो उसे खुद ही दुश्मन को बाहर निकालना होगा। उसे सबूत देना होगा, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। विक्रम वापस उसी जगह की तरफ भागा जहां सूखी घास थी। रात पूरी तरह गिर चुकी थी। चांद बादलों में छिप गया था। सन्नाटा इतना था कि वह अपनी धड़कन सुन सकता था। वह उस सूखी पट्टी के पास पहुंचा। उसने देखा कि वहां झाड़ियों के बीच से बहुत हल्का सा धुआं निकल रहा था। शायद नीचे ऑक्सीजन की कमी थी, इसलिए उन्होंने कोई छोटा सा छेद किया था सांस लेने के लिए। यह एक वेंटिलेशन पाइप जैसा था जिसे झाड़ियों में छुपाया गया था। विक्रम के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। उसे अपने दादाजी का नुस्खा याद आया कि बिल में से सांप को निकालना हो तो आग मत लगाओ, धुआं करो। विक्रम ने आसपास देखा। वहां सूखी लकड़ियां और चीड़ के पेड़ों के सूखे पत्ते बहुत सारे पड़े थे। उसने जल्दी जल्दी ढेर सारी सूखी घास और फिर उसके ऊपर ढेर सारे गीले पत्ते जमा किए। उसका प्लान बहुत सीधा था, लेकिन जानलेवा था। वह जानता था कि अगर उसने उस छेद के ऊपर आग जला दी तो धुआं ऊपर जाएगा, लेकिन अगर आग के ऊपर गीले पत्ते डाल दिए और उसे ऊपर से ढक दिया तो हवा के दबाव से सारा धुआं नीचे सुरंग में भर जाएगा। विक्रम ने कांपते हाथों से अपनी जेब से माचिस निकाली। हवा तेज थी। पहली तीली बुझ गई, दूसरी भी बुझ गई।
विक्रम ने भगवान का नाम लिया और तीसरी तीली जलाई। उसने सूखी घास के ढेर को उस बारीक छेद के ऊपर रखा और आग लगा दी। आग जल उठी। फिर उसने तुरंत उसके ऊपर ढेर सारे गीले पत्ते डाल दिए। गीले पत्तों ने आग को बुझाया नहीं बल्कि घना और कड़वा सफेद धुआं पैदा कर दिया। विक्रम ने अपनी पुरानी ऊनी चादर निकाली और उस ढेर के ऊपर डाल दी और खुद उसके ऊपर लेट गया ताकि धुआं बाहर न निकले बल्कि जमीन के अंदर जाए। जमीन के नीचे 20 फीट गहराई में दुश्मन के सैनिक अपनी खुदाई के आखिरी चरण में थे। वे पोस्ट से बस कुछ ही मीटर दूर थे और बारूद सेट कर रहे थे। अचानक सुरंग में खांसी की आवाजें आने लगीं। वह कड़वा और जहरीला धुआं सुरंग में तेजी से भरने लगा। दुश्मन सैनिकों का दम घुटने लगा। उनकी आंखों में जलन होने लगी। वे खामोश रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धुआं बर्दाश्त से बाहर था। अंदर अफरा तफरी मच गई। विक्रम ऊपर जमीन पर कान लगाकर सुन रहा था। नीचे हड़कंप मच गया था। उसे नीचे से गालियां देने की आवाजें और खांसने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। और तभी वह हुआ जिसका विक्रम को डर था। नीचे से किसी दुश्मन सैनिक ने घबराहट में ऊपर की तरफ अपनी राइफल से गोली चला दी ताकि हवा का रास्ता खुल सके। गोली जमीन को चीरती हुई ऊपर आई। विक्रम की किस्मत अच्छी थी कि वह 1 इंच खिसक गया था। गोली उसके कान के पास से सनसनाती हुई निकली और उसकी चादर में छेद कर गई। विक्रम डर के मारे लुढ़क कर दूर जा गिरा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन गोली की वह आवाज रात के सन्नाटे में किसी धमाके की तरह गूंजी। अब सबूत मिल चुका था। आर्मी पोस्ट पर तैनात संतरी ने गोली की आवाज सुनी। हवलदार और मेजर साहब तुरंत बाहर आए। फायरिंग कहां से हुई? मेजर ने चिल्लाकर पूछा। संतरी ने कांपते हुए उंगली उठाई। सर, उसी तरफ से जिधर वह लड़का बता रहा था। मेजर का माथा ठनका। उनका तजुर्बा बता रहा था कि लड़का सच बोल रहा था। उन्होंने तुरंत सायरन बजा दिया। पोजीशन लो, क्विक रिएक्शन टीम मेरे साथ आओ, हमला हुआ है। मेजर और 10 जवान उस दिशा में दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा लड़का जमीन पर लेटा है और एक ढेर से धुआं निकल रहा है और उसी जमीन के नीचे से खांसने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। मेजर समझ गए, यह एम्बुश था। दुश्मन नीचे था। घेरा डालो। मेजर ने इशारा किया। जवानों ने तुरंत उस इलाके को घेर लिया और अपनी राइफलें जमीन की तरफ तान दी। मेजर ने विक्रम को खींचकर पीछे किया और अपने जवानों को आदेश दिया, ग्रेनेड डालो। जवानों ने पिन निकाली और उस वेंट पाइप के जरिए 2 ग्रेनेड अंदर डाल दिए। धूम धूम। जमीन के अंदर 2 जोरदार धमाके हुए। जमीन हिल गई। सुरंग का एक हिस्सा धंस गया। धूल का गुबार उड़ा। अंदर से चीखें आईं और फिर सब शांत हो गया। कुछ देर बाद जब फौजियों ने खुदाई करके देखा तो वे सन्न रह गए। नीचे एक बहुत बड़ी सुरंग थी जो सीधा पोस्ट के नीचे जा रही थी। वहां 5 आतंकी मरे हुए पड़े थे और बाकी सुरंग के रास्ते पीछे भाग गए थे। उनके पास इतना RADX और हथियार थे कि वह पूरी पोस्ट को उड़ा सकते थे। नक्शे मिले जिनमें पोस्ट की पूरी जानकारी थी। एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया था। सुबह हो चुकी थी। पूरी पोस्ट पर और आसपास के गांवों में विक्रम का नाम गूंज रहा था। जिस लड़के को रात में पागल कहकर भगा दिया गया था, आज वह उन सब की जान का रखवाला बन गया था। मेजर साहब खुद विक्रम के पास आए। विक्रम एक कोने में बैठा था। उसके हाथ काले थे और चेहरा धुएं से सना हुआ था। वह अभी भी सहमा हुआ था। मेजर साहब ने अपनी टोपी उतारी और विक्रम के सामने घुटने के बल बैठ गए। यह एक बहुत बड़ा दृश्य था। एक भारतीय सेना का अधिकारी एक गरीब चरवाहे के सामने झुका हुआ था। मेजर ने विक्रम का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। हमें लगा हम सब जानते हैं, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि असली रडार इंसान का दिमाग और हिम्मत है। अगर तुम अपनी जान पर खेलकर वह धुआं नहीं करते तो आज हम सब मर चुके होते। तुम आज के असली हीरो हो। विक्रम ने धीरे से कहा, साहब, मुझे हीरो नहीं बनना। मुझे तो बस यह डर था कि अगर आपको कुछ हो गया तो हमारे गांव की रक्षा कौन करेगा। दादाजी कहते थे कि फौजी है तो हम चैन से सोते हैं। मेजर की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने विक्रम को गले लगा लिया। वहां खड़े हर जवान ने उस छोटे बच्चे को सैल्यूट किया। खबर जंगल की आग की तरह फैली। दिल्ली तक बात पहुंची कि कैसे एक बकरी चराने वाले ने एक बहुत बड़ी घुसपैठ नाकाम कर दी। अगले दिन एक समारोह हुआ। बड़े अधिकारी आए। विक्रम को सम्मानित किया गया।
जब उससे पूछा गया कि उसे इनाम में क्या चाहिए, पैसे या नौकरी, तो विक्रम ने जो जवाब दिया उसने सबका दिल जीत लिया। विक्रम ने कहा, साहब, मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन मेरे गांव तक पक्की सड़क नहीं है। जब कोई बीमार होता है तो उसे कंधे पर उठाकर शहर ले जाना पड़ता है। मेरी माँ भी बीमार है। अगर हो सके तो मेरे गांव के लिए सड़क बनवा दीजिए ताकि एम्बुलेंस आ सके। उसकी निस्वार्थ मांग सुनकर वहां मौजूद हर शख्स ने तालियां बजाईं। सेना ने तुरंत वादा किया कि सड़क भी बनेगी और विक्रम की आगे की पढ़ाई का पूरा खर्चा भी सेना उठाएगी। आज विक्रम उस पोस्ट का सबसे लाडला बेटा है। अब जब भी वह अपनी बकरियां चराने वहां से गुजरता है तो संतरी उसे रोकते नहीं हैं, बल्कि उसे देखकर मुस्कुराते हैं और सैल्यूट मारते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वर्दी सिर्फ कपड़ों से नहीं बनती, वर्दी बनती है उस जज्बे से जो देश के लिए धड़कता है। उस रात विक्रम ने साबित कर दिया कि देश की रक्षा सिर्फ सरहद पर खड़ा जवान नहीं करता, बल्कि देश का हर वो नागरिक करता है जो जाग रहा है। दोस्तों, इस कहानी ने साबित कर दिया कि देशभक्ति किसी हैसियत की मोहताज नहीं होती। एक छोटा सा लड़का भी देश की ढाल बन सकता है। अगर विक्रम की बहादुरी और समझदारी ने आपके दिल को छू लिया है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें।